Hello everyone, good afternoon and welcome back to PWUGC Net. Welcome to your political science lecture for Mission JRF December 2024 batch. I hope you all are doing well. I am clearly visible, audible to all of you and पिछली क्लास का रिविजन आप करके आए होंगे. Dear students, कल हमने पढ़ा था about India's foreign policy, the major factors influencing India's foreign policy, the major characteristics और features of India's foreign policy. फिर हमने नाम के बारे में भी पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि नाम के या बैंडंग कॉन्फ्रेंस के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट वो आप पढ़ के आइएगा. आई होप आपने अपने नोट्स रिवाइज किए हैं. इज इट? Good afternoon to all of you dear students. Shama, Chandni, Sabreen, Supriya, Jyoti, Manvi, Raghav, Divya, Sandesh, Kulveer, Nishu, Meher, Bhumi, Shruti, Mohita, Muskan, Ramakant, Sudha, Trinath, Riya, Kanksha, Siya, Abhishek, Vijay. Sudha, welcome to the class. Anjali, good afternoon. Okay, well done. किए हैं तो वेरी गुड. पता भी चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इन अ वाइल. हमने इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उसका मतलब क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं पढ़ा था कल. आज हमारा टॉपिक है इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, हमें पढ़ना है. बट उससे पहले कुछ सवाल आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको सोचना समझना है. 30 मिनट्स का पोल जैसे ही लाइव होगा फिर आपको उसमें आंसर करना है. आपने नहीं देखा सबमिट्स ऑफ नाम? अभिषेक गुड आफ्टरनून, अंकिता, तुहिदुल, श्वेता गुड आफ्टरनून. आपने नहीं देखा कि कितने सबमिट हुए हैं? कहा था ना मैंने आपसे कि सबमिट्स की डिटेल्स भी देख लीजिएगा. ये जो देश हैं इनको आपको सही क्रम में लगाना है जिसमें इन्होंने न्यूक्लियर पावर को अक्वायर किया था. ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और पोल जब लाइव करूंगी तो पोल में जवाब दीजिएगा. ठीक है, अभी मैं पोल लाइव करूंगी तो आप पोल में जवाब दीजिएगा. ओके ओके जी, चलिए तो आप फटाफट आंसर दे दीजिए. पोल में लाइव करती हूं. ये कब न्यूक्लियर पावर बने? ओके पोल में कुछ इशू है, लेट मी चेक. ओके फाइन, आई विल गेट दिस चेक्ड. 1 मिनट का टाइम दीजिए. ओके सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको आंसर देना है फॉर दिस क्वेश्चन कि क्या सही सीक्वेंस है व्हेन दीज नेशंस बिकेम न्यूक्लियर पावर्स. ठीक है, तो तब तक कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो. पोल नहीं चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए आप. प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ए, बी, सी या डी, क्या है सही जवाब? यस, ऑल ऑफ यू शुड आंसर क्विकली. जल्दी से आंसर कीजिए. Yes, please answer. Many of you are answering it's D or Baki. Good afternoon, Anusha. Welcome to the class.
बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ठीक है अभिषेक, उस पर भी बात करेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, फिर नाम की सबमिट से भी हम रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो नोट्स में अपडेशन नहीं होगा, उसको अपडेट कर लेंगे हम। यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका न्यूक्लियर पावर बनता है, फिर यूएसएसआर, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस और फिर बाद में चाइना। याद रखिएगा, दिस इज अ PYQ। ठीक है जी, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल का आप मुझे जवाब देंगे। 19 टोटल सबमिट्स हुई थी, 19th नाम सबमिट अब अभिषेक ने पूछा है तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। 19 टोटल सबमिट्स हुई हैं, 18 अगर नोट्स में है तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। कहां हुई थी 19th नाम सबमिट? ठीक है, इंडिया में हुई थी, युगांडा में हुई थी, केन्या में हुई थी, या फिर पाकिस्तान में हुई थी। राइट, आपको मुझे इसका जवाब देना है। पोल अभी भी काम नहीं कर रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दीजिए। गुड आफ्टरनून पार्था। यस, टोटल 19 नाम सबमिट्स हो चुकी हैं। ठीक है जी, टोटल 19 नाम सबमिट्स हो चुकी हैं, 18 आपके नोट्स में है। लेटेस्ट वाली को आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे, लेटेस्ट वाली को आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे। द करेक्ट आंसर हियर इज युगांडा। जनवरी 2024 में हुई थी युगांडा में। ठीक है, 19th नाम सबमिट। एंड ये जो इवेंट है, इस समय इजराइल और हमास युद्ध, मैंने आपको पढ़ाया था इजराइल पैलेस्तीन करंट अफेयर्स में, टू दोज स्टूडेंट्स जो दिसंबर बैच के हैं, 2.0 वालों को आगे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहां पे इजराइल हमास जो वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, उसकी कड़ी निंदा की गई थी इन 19th नाम सबमिट। राइट, 19th नाम सबमिट में उसकी कड़ी निंदा की गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की तरफ। किसी का और कोई डाउट है तो पूछिए। अभी तक जो हमने पढ़ा था, अभिषेक, आई होप आई हैव सॉल्व्ड योर क्वेरी। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछिए। Any doubt, any query? If not, then please let me know that you are good to go. आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं भारत की, नो डाउट। ओके ओके, PDF मिल गया होगा त्रिनाथ? नहीं मिला है तो आज अपलोड हो जाएगा। ओके, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में। जब हम भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, हम कैसे न्यूक्लियर पावर की तरह खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करेंगे, इससे रिलेटेड है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियर सिद्धांत है। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें आखिर इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन वॉज रिक्वायर्ड? न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब हुआ? तो 2003 में ऑफिशियली हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमारे सामने आता है। बट उससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति, 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज ए न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी इंडियन पार्लियामेंट में। उस पार्लियामेंट में हमारी पार्लियामेंट में जब उन्होंने स्पीचेस दी, उन स्पीचेस में उन्होंने भारत की आखिर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या रहेगी उसके की पॉइंट्स हमें हाईलाइट किए। बट ये तो मोटा मोटी तरीके से हमने देखा। मेनली जो डॉक्ट्राइन हमारे सामने आता है, दैट गॉट ड्राफ्टेड ऑफिशियली इन 2003, पब्लिकली ऑफिशियली 2003 में हमारे सामने इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आता है। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट।
उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड अगर कुछ शिफ्ट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, राइट? इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, अनुषा, व्हाट टाइप ऑफ नोट्स यू आर डिस्कसिंग? विच नोट्स यू आर डिस्कसिंग? ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में तो बताया ही है हमें, बट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, उस समय न्यूक्लियर एज का जो समय है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, उस समय न्यूक्लियर एज का जो समय है वो शुरू हो चुका था, क्योंकि 1945 में शीत युद्ध शुरू होता है 45 में, और उस समय 45 ऑनवर्ड्स ही हम कहते हैं कि न्यूक्लियर एज विश्व के स्तर पर बिगिन हो चुकी थी। जब हम 47 में आजाद हुए तो 47 में हमारे आजादी के समय हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले कंट्री नहीं थे। इंडिया वॉज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब हमारे पास क्या एक हमारे सामने चुनौती थी कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कैसे अक्वायर करें। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने के दो तरीके थे, या तो हम अपने लेवल पे सब डेवलप करें, लेकिन दूसरा तरीका यह था कि हम विदेशी पावर्स से या जो ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट हैं उनसे टेक्नोलॉजी अपने यूज के लिए मंगाए। अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दो प्रयोग हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। एक डिस्ट्रक्टिव होता है और दूसरा प्रोडक्टिव होता है। एक डिस्ट्रक्टिव होता है और दूसरा प्रोडक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, प्रोडक्टिव मतलब जो कि विनाशकारी नहीं है बल्कि उत्पादन पूर्ण है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव मतलब इट इज फॉर गुड, अच्छे के लिए प्रयोग करना। ठीक है, जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वेपन्स बनाते हैं या फिर हथियार बनाते हैं, जिन्हें हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े नुकसान के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं कि उन वेपन्स के माध्यम से 1, 2, 10 या 100 जाने हम ले सकते हैं, बल्कि इट इज लाइक बहुत बड़े स्तर पर विनाश हो सकता है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम बनाते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिव यूज क्या है? नॉन वेपनरी यूज, जहां पे हम हथियार बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते बल्कि हम टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग करते हैं, एनर्जी डिमांड्स का फुलफिलमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंडिया वेस्टर्न देशों के पास जाता है कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपकी मदद चाहिए फॉर प्रोडक्टिव यूज। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को प्रोडक्टिव यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में कई हद तक बहुत सारी कंट्रीज राजी भी हो जाती हैं। बट इंडिया जब प्रोडक्टिव यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा था तो इंडिया ने बार बार उनसे कहा कि हमारा देश डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए, विनाशकारी प्रौद्योगिकी के लिए बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वी बिलीव इन यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण, सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। ठीक है, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट का मतलब क्या हुआ कि वी बिलीव कि जो भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो भी देश हैं जिनके पास डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने से मना कर दें, वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर दें और सार्वभौमिक रूप से विश्व के स्तर पर निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट हो। इंडिया हमेशा से 47 ऑनवर्ड्स ही इस पे बहुत ज्यादा दृढ़ था। वेस्टर्न कंट्रीज इस पे राजी नहीं हो रही थी। वी सॉ नन ऑफ द न्यूक्लियर पावर्स, 5 का नाम अभी आपने पढ़ा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था P5 में भी हैं, वो पांचों न्यूक्लियर यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे थे। दे ऑल वर नॉट एट ऑल रेडी, एंड फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल ऑल्सो बी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स। वी विल ऑल्सो बी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब अगर आप भारत के न्यूक्लियर इतिहास की बात करें, 47 में हम आजाद हुए, 48 ऑनवर्ड्स ही हम न्यूक्लियर एज में चले गए, और यहां पे आपको एक नाम जानना होगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ही
भारत की एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 48 से ही, सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा, 48 से ही भारत की न्यूक्लियर एज की तरफ स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया, जिसके चेयरमैन थे होमी भाभा। नाम सुना है सबने? राइट, जिसके चेयरमैन थे होमी भाभा। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी क्रिएट होता है प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस के अंडर ही। कहीं पर और मैं लिख देती हूं सीक्वेंस वाइज। 47 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, 48 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन अंडर होमी भाभा प्लान्ड न्यूक्लियर एज ऑफ इंडिया। भारत की न्यूक्लियर एज, न्यूक्लियर समय के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है। बाद में हमने देखा कुछ समय के बाद डिपार्टमेंट भी क्रिएट होता है। पहले तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी सिर्फ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश होता है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस के डायरेक्टली अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन दोनों को इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मिलता है। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि हमने बहुत सारे देशों से नेगोशिएट किया, बहुत सारे देशों से हमने मदद मांगी और बहुत सारे देश हमें मदद देने के लिए रेडी भी हुए। एंड फाइनली इन 1963 वी सॉ दैट इंडिया के पास 2 रिसर्च रिएक्टर्स थे। विद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिला हमें और एटॉमिक एनर्जी कमीशन प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिलने के बाद 1963 में हमारे पास 2 रिएक्टर्स थे। ठीक है। 2 रिएक्टर्स थे हमारे पास, रिसर्च रिएक्टर्स, जहां पे रिसर्च हो रही थी और आगे हम टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करेंगे उस पे बातचीत हो रही थी। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? हमने देखा 1963 में हमारे पास 2 रिएक्टर्स थे। इससे 1 साल पहले क्या हुआ था? 62 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था ना। उसके बाद भी हमने अपने रिसोर्सेस को इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने दिया और हमने 2 रिएक्टर्स जो हैं उन्हें एस्टैब्लिश कर लिया, उन्हें बना लिया। मुझे बताओ, किसी को पता है कि चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कब की थी? चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कब की थी? एनी वन ऑफ यू? It was 1964. China became a nuclear power. Very good. Right. नोट्स के सारे डाउट्स मैं डिस्कस कर लूंगी, पहले थोड़ा टॉपिक पे ध्यान देते हैं। 62 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। 64 में चाइना खुद को न्यूक्लियर पावर भी डिक्लेयर कर देता है। चाइना खुद को न्यूक्लियर पावर भी डिक्लेयर कर देता है, बट उसके बाद भी हमने 63 में 2 रिएक्टर्स की स्थापना की और अभी तक हम अडिक्ट थे कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, या फिर नो फर्स्ट यूज तो बाद में आया, हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए, मैंने डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव बताया था, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। राइट। अब क्या होता है? 64 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, इंडिया भी आगे बढ़ा। 74 में इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग की। 74 में 10 साल बाद आप कह सकते हो चाइना के, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। एम आई करेक्ट? राइट। 74 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। अगर स्पेसिफिक हम डेट की बात करें तो इट वॉज 18th ऑफ May, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था?
ये कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मैं आपको एक चीज बता दूं, पोखरन में राजस्थान में हमारा आर्मी बेस था, जहां पर बहुत सारे इंडियन जर्नल्स के नेतृत्व में, इंडियन जर्नल्स के सुपरविजन में ये न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, विदेशी खुफिया एजेंसीज को बहुत बड़ा धक्का लगा था। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियर टेस्टिंग ऐसा तो नहीं है कि आपने न्यूक्लियर प्लांट बनाया और टेस्टिंग कर ली। इट मींस हैवी मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल हुआ होगा टेस्टिंग के लिए, प्लांट बनाने के लिए। विदेशी एजेंसीज, यूएसए, सीआईए, यूएसए की विदेशी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं लगा कि इंडिया टेस्टिंग करने वाला है। तो ये उनकी खुफिया एजेंसीज पे बहुत बड़ा एक चिन्ह था कि आर दे वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एट दैट टाइम। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड। एंड डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज भी हैं, आप उसे देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग। एक वेब सीरीज आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट आई गेस इट वाज ऑन हॉटस्टार, जिसमें होमी भाभा का पूरा लाइफ स्केच दिखाया गया है। आजादी के पहले होमी भाभा कैसे फॉरेन गए थे पढ़ने, फिर इंडिया आए, कैसे उन्होंने न्यूक्लियर प्लान को डिजाइन किया। तो अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज ऐसी हैं, गूगल कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। राइट, इट वॉज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वेस्ट दैट दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। Right. I am coming to it, Noor. Please wait for some time. Let me first start from 74. हम बात करते हैं, ठीक है। It was under Mrs. Gandhi's tenure. इंदिरा गांधी जी का समयकाल था जब हमने न्यूक्लियर, पोखरन मूवी भी है, ओके, जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, ओके, 18 मई 1974। और बिल्कुल ये आप कहोगे कि चुपचाप छुप छुप करके ऑपरेशन किया गया था, सबको कोड नेम्स दिए गए थे, ऐसा मूवीज में दिखाया गया है जो मैंने भी देखा है। और पूरे जो हमारे जर्नल्स थे उनको भी कोड नेम्स दिए गए थे। इसे भी आपको पता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई कराता है? फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई कराता है। एनी वन ऑफ यू? रॉकेट बॉयज, यस हीमा, इट वॉज रॉकेट बॉयज, राइट। Tell me. Any one of you? Right, Diba. Mrs. Indira Gandhi was there. It is TIFR, Tata Institute of Fundamental Research based in Mumbai. ठीक है, अभी भी है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 45 में ही स्टैब्लिश हुआ था, बॉम्बे में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई कराता है। नो वरीज, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जस्ट टेलिंग यू ऑल, ठीक है। अब देखिए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ? 74 में। हाँ जी, ठीक है, इतना तो क्लियर है, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या हुआ? जब 74 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज या न्यूक्लियर पावर्स इसको इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक स्टेप समझने लगे। और हमने देखा कि सबने हमारी फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प को खत्म कर दिया। न्यूक्लियर पावर बनने के लिए कोई भी टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प्स जो थी वो सबकी सब बंद कर दी गई और माना गया कि इंडिया ने वर्ड को चीट किया है। नॉट चीट वर्ड यूज किया गया, ऐसा नहीं कहा गया, बट स्टिल शक की नजरों से ही इंडिया की तरफ लोग देखने लगे। अब सवाल ये उठता है कि हमने आखिर न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों की? क्यों हमारे ऊपर न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का प्रेशर था? सबसे बड़ी बात देखिए, कहीं ना कहीं इसमें पर्सनालिटी कल्ट भी होता है। वी ऑल वर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। शी वॉज आयरन लेडी ऑफ इंडिया। शी वॉज द वन हु वॉज वेरी एम्बिशियस
एंड शी वॉज द वन हु वॉज वेरी प्रैग्मेटिक टू, यथार्थवादी थी काफी, रियलिस्टिक थी काफी। 64 में चाइना ने टेस्टिंग की। 62 में चाइना हमसे ऑलरेडी युद्ध कर चुका था और चाइना के मंसूबे बहुत क्लियर हैं। हमें पता है कि अगर आज हम न्यूक्लियर पावर नहीं होते तो चाइना अभी तक शायद हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग भी कर चुका होता, तो हमारी मजबूरी थी। 65 में इंडो पाक वॉर होता है। 65 में इंडो पाक वॉर होता है जिसमें चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो हमारे लिए मजबूरी थी कि अगर हमें खुद को एशिया में सिक्योर करना है तो डिफेंसिव पर्पस के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, आप न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग हमारे खिलाफ नहीं कर सकते हो वरना वी विल ऑल्सो बी डूइंग, हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी पड़ी इन 74, राइट। सो इट वॉज इंडो चाइना वॉर, चाइना की टेस्टिंग, इंडिया पाकिस्तान वॉर, because of which we were bound to do nuclear testing, and after that हमने ये देखा कि कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। स्माइलिंग बुद्धा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, शांति प्रिय न्यूक्लियर टेस्टिंग थी जहां पे कुछ मिलिट्री इंप्लीकेशंस थे, ज्यादा नहीं, और इसी के साथ इंडिया 6th कंट्री बन जाता है वर्ल्ड में। इंडिया बिकेम 6th कंट्री इन वर्ल्ड आफ्टर द 5 मेजर, जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन दिया था, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। उसके बाद 6वां देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे वो इंडिया हमारे सामने आता है, राइट। यूएस ने, कनाडा ने बहुत ज्यादा हमारी निंदा की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो भी हमारी प्रोग्रेस थी उसे रोकने की कोशिश की गई। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ठीक इसके बाद, तुरंत इसके बाद 75 में हमारा एक डोमेस्टिक इशू हमारे सामने आता है, दैट वाज डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी हमारे देश में लगती है 75 में, मिसेस गांधी की सरकार के समय ही। इमरजेंसी के कारण और बहुत सारे हमारे इंटरनल टर्मोइल्स के कारण, इंटरनल कंट्री की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के कारण हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं ठप हो जाता है, कहीं ना कहीं रुक जाता है। हमें हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में स्लो डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं जब हमारी सरकार स्टेबल हुई या फिर जब हमारी सरकार ने वापस से न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ सोचने का सोचा, दैट वाज द डिकेड ऑफ 1980s। 1980s में फिर हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। फिर हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे जो हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए वापस से स्टेप्स उठाए जाने लगे। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था, क्या था कोई बताएगा? 1980s में वापस से इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्यों? एनी वन ऑफ यू? एक बहुत बड़ा कारण था इसके पीछे, वो क्या था? एनी वन ऑफ यू? क्योंकि हमारे पास ये न्यूज थी 80s में, इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू कराई थी इमरजेंसी, दिव्या, इट इज नॉट जो आपको याद करना है अलग से, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 75 से 77 इंदिरा गांधी की सरकार ने। देश में आपातकाल की सिचुएशन थी, देश में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। 42nd अमेंडमेंट पॉलिटी में पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 7 में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, राजनारायण वर्सेस मिसेस इंदिरा गांधी का जो केस था वो सब होते हैं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, सब आपको पॉलिटी में यूनिट नंबर 7 में पढ़ाऊंगी, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता रही हूं कि प्रोग्राम स्लो डाउन क्यों हो गया था। 80s में प्रोग्राम वापस से पुनरुत्थान होता है, पुनर्जागृत होता है। उसके पीछे कारण ये था कि हमारे पास न्यूज थी कि पाकिस्तान भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी 1998 में, ठीक है। पाकिस्तान का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, बट 1980s में वी हैड सम इंफॉर्मेशंस कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। यस, राइट, इट वाज पाकिस्तान, ठीक है। नॉट एनपीटी एग्जैक्टली, बट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहली टेस्टिंग 1998 में की थी, है ना। बट हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हमारे सामने ये था कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्टिंग का न्यूज, एवरीथिंग विच वाज देयर इन द न्यूज, जो कि हमें वापस से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुरजोर करने के लिए मोटिवेट करता है, राइट।
इंडिया ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ज्यादा फंड्स देना शुरू किया, एलोकेट करना शुरू किया। इंडिया ने अपने प्लूटोनियम के स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ाए। प्लूटोनियम इज वन ऑफ द थिंग्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिनका प्रयोग होता है न्यूक्लियर टेस्टिंग्स में, ठीक है। प्लूटोनियम के स्टॉक्स बढ़ाए। इंडिया ने अलग अलग जगहों से ये सारी चीजें सोर्स करना शुरू की। And then finally in the year of 1998, let me tell you all, आप सेकेंड टेस्टिंग पूछ रहे थे, 1998 में हमने पोखरण 2 टेस्ट कंडक्ट किया। पोखरण 2 टेस्ट वाज अ सीरीज ऑफ 5 टेस्ट। इसके तहत 5 टेस्ट होते हैं, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग होती हैं 11 से लेकर के 13 मई 1998 में, ठीक है। पोखरण 2 हमने कंडक्ट किया राजस्थान के पोखरण में ही, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। तो 74 स्माइलिंग बुद्धा, मिसेस गांधी की सरकार। 98 ऑपरेशन शक्ति किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी? अभी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो सब रिवाइज कराऊंगी ना, तो सारा फिर से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। किसकी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। वाजपेयी गवर्नमेंट थी इस समय। नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, 1998 में आफ्टर पोखरण 2 इंडिया का स्टेटस हो गया एज अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। इंडिया का स्टेटस एस्टैब्लिश हो गया एज अ न्यूक्लियर पावर। दैट वाज सेकेंड सक्सेसफुल टेस्टिंग, जो कि हमें बताता है वेरी क्लियरली दैट नाउ इंडिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी भारत के पास थी अभी, और न्यूक्लियर वेपन्स possessing state clearly इंडिया को डिक्लेयर किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर 1998 टेस्ट, कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब 1998 में हमने टेस्ट किया तो भी विश्व के हर देश ने हमारी निंदा की, यूएस ने हमारी निंदा की, पाकिस्तान ने टेस्टिंग कर ली और पाकिस्तान ने भी 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, ठीक है। इंडिया का जो उस समय इकोनॉमिक एक इम्प्लीकेशन था, या इंडिया का जो ट्रेड था विश्व के स्तर पर, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हुए हमें देखने को मिली। अब हुआ क्या, 1998 में हम एक न्यूक्लियर स्टेट तो बन गए। हमारे सामने जिम्मेदारी थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट बने, हम विश्व के सारे देशों का कॉन्फिडेंस जीत पाए। कॉन्फिडेंस जीतने की जरूरत क्या थी भाई? हम इंटरनेशनल रिलेशंस में खुद को मजबूती से रखना चाहते थे। वी आर अ पीस लविंग नेशन, तो हम सबको बताना चाहते थे कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, प्लस हम उसके साथ साथ पीस लविंग भी हैं, शांति प्रिय देश है। तो इंडिया ने क्या किया, टू डिक्लेयर हरसेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अनाउंस की इन 2003, ठीक है जी। 2003 में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अनाउंस किया, जो कि 1998 के बाद ही हमारी गवर्नमेंट ने बार बार हिंट दी थी पार्लियामेंट में स्पीचेस देते समय, बट 2003 में ऑफिशियली ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमारे सामने आती है। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स के क्या फीचर्स हैं ये सब हम पढ़ेंगे अभी इन दिस क्लास ओनली। टिल देन लेट मी नो, इतना क्लियर है? अच्छा, यहां दो चीजों का जिक्र करना रह गया। वन इज एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, ठीक है। बताऊंगी अभी क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, जो कि 1970 में लागू हो जाती है। और दूसरा सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कब साइन हुई थी? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, एनी वन ऑफ यू इफ यू नो? सीटीबीटी कब साइन हुई थी?
क्विक। बताइए भाई, कब साइन हुई थी सीटीबीटी? 1996, ठीक है, 1996, 1996, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रीटीज का डिस्कशन अभी मैं आपके साथ करूंगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एनपीटी और सीटीबीटी इंडिया ने साइन नहीं की है। क्यों? क्योंकि इंडिया इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है, डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। इंडिया ने जब एनपीटी और सीटीबीटी साइन नहीं की थी तो विश्व के बहुत सारे देश इंडिया की निंदा कर रहे थे। स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो इंडिया से खुश नहीं थे। बट उसके बाद एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज 2005 का इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, जिसको लागू किया गया 2008 में, ठीक है। 2008 में ये अडॉप्ट हुई। इसे आप 1-2-3 अग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने एनपीटी और सीटीबीटी साइन करने से मना कर दिया तो यूएस हमें बहुत शक की नजर से देखता था। बट 2005 वो साल है जब यूएस ने हमारे साथ इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की और ये प्रॉमिस किया कि इंडिया के साथ सिविलियन यूज के लिए, यानी प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूएस शेयर करेगा। एंड इन दिस बैकड्रॉप व्हाट वी सॉ दैट यूएस ने कहीं ना कहीं बिना हमारे एनपीटी सीटीबीटी एनएसजी साइन किए हुए हमें एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा दिया है, which is a tremendous progress when we are talking about India's position at the international level. Right? 1-2-3 agreement सबको बताता है कि US considers ourselves as रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। हमें यूएस के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते जो है मजबूत हुए हैं तो बाकी देशों के साथ भी मजबूत होंगे। राइट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम थोड़ा एनपीटी और सीटीबीटी को डिस्कस कर लेते हैं। एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होती है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया गया 68 में और ये वापस से आप कहेंगे 70 में लागू हो जाती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहता है कि जो भी देश अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं है वो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। नॉन प्रोलिफरेशन आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेचर होता है, जहां पे ये कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी भी जो है ट्रांसफर नहीं होगी। और न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो बेसिकली आर द थिंग्स जो कि जिनके पास हैं सो हैं, बट बाकियों को ये नहीं दी जाएंगी। राइट? मतलब जो ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं 68 में कहा गया वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखेंगे, बट और कोई देश इसकी टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो ये तो भेदभावपूर्ण हुआ ना, कि जिसने पहले से न्यूक्लियर वेपन स्टेट अपने आप को दर्जा दिलवा लिया है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट रहेगा, बट बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ इंडिया वाज वन ऑफ द 5 कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान, ठीक है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान है। नाम याद रखिएगा, आईआर में फिर से हम पढ़ेंगे, नए बैच के स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूं, ठीक है। सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, यानी पूर्ण रूप से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर, चाहे वो मिलिट्री पर्पस हो चाहे वो पीसफुल पर्पस हो, उस पर रोक लगाता है। ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को फिर अक्वायर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंडिया ने एनपीटी सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन 4 सितंबर, अभी 4 सितंबर के एग्जाम में क्वेश्चन था जिसमें इनके अलावा एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी थी, और पूछा गया था कि क्या इंडिया ने एलटीबीटी, जिसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, इसे साइन किया है कि नहीं। सो दैट वाज करेक्ट कि इंडिया ने एलटीबीटी या पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया है, बट सीटीबीटी एनपीटी को साइन नहीं किया है। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार हम रिवाइज करेंगे सबको।
मुझे बताओ कोई डाउट कोई क्वेरी है तो, नहीं तो हम रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद डाउट या क्वेरी आप पूछिएगा। ठीक है, मनप्रीत 2005 का 1 2 3 अग्रीमेंट रिपीट करूं आप कह रहे हो, ओके। और कोई डाउट? 1 2 3 रिपीट कर दूंगी। और कोई डाउट? अभिषेक मैंने आईआर में पढ़ाया है, आप थे क्या आईआर के क्लास में कि आप 2.0 वाले हो? 2.0 वाले हो तो आईआर में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, आईआर में विस्तार से पढ़ेंगे। एक्चुअली 2 अभिषेक हैं क्लास में, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूं, नहीं तो मुझे पिछले बैच और इस बैच के स्टूडेंट्स मोर और लेस पता है। What मेहर, what are you asking? अभिषेक, I'll teach you in IR, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। मेहर क्या पूछ रहे हो? यस, अगर आप पूछ रहे हो पाकिस्तान 7वां कंट्री बना, सो यू आर करेक्ट। तो मैं बता दूं आपको, 5 आप पढ़ चुके हो। अच्छा, सीक्वेंस लिख लीजिए, लिख ही लीजिए सीक्वेंस। यूएस ने सबसे पहले स्टेट्स विद न्यूक्लियर वेपन्स, कितने स्टेट्स हैं अभी, कितने राज्य हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? कितने राज्य हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? सबसे पहले आया यूएस 1945 में, मैंने आपसे कहा था दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द न्यूक्लियर एज, है ना। फिर उसके बाद आया रशिया 49 में, रशिया जो पहले यूएसएसआर था, ठीक है, तो अभी रशिया के पास है, पहले यूएसएसआर के पास था न्यूक्लियर वेपन 49 में। उसके बाद यूके आता है इसके 3 साल के बाद, ब्रिटेन 1952 में। यूके के बाद चौथा फ्रांस आपका आता है 60 में, फ्रांस 60 में, चाइना 64 में, इंडिया 74 में, पाकिस्तान 98 में, ठीक है, और 8वां है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया 2006 में। ओके, नाउ वन थिंग इज दिस कि इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन पे डाउट है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिन्होंने अभी अपना न्यूक्लियर स्टेटस क्लियर नहीं किया है। इजराइल, इजराइल, राइट? ओके, यस दीबा, आई विल रिपीट, गिव मी अ मिनट, आई विल रिपीट। इजराइल, इजराइल के लिए एवरीवन इज डाउटफुल कि इजराइल ने जो है साइन किया है, आई एम सॉरी, साइन कर रही हूं, न्यूक्लियर टेस्टिंग की है या नहीं की है, राइट? न्यूक्लियर टेस्टिंग की है कि नहीं की है, इसके लिए बहुत ज्यादा आप कहोगे कि शक की नजरों से देखा जाता है इजराइल की तरफ। इट इज बिलीव्ड कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बेलारस, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बेलारस। इन स्टेट्स के पास पहले न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, साउथ अफ्रीका, ऐसा माना जाता है कि साउथ अफ्रीका के पास भी न्यूक्लियर अफ्रीका लिखना भूल गई मैं, अफ्रीका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, बट डिसआर्मामेंट, इनका निशस्त्रीकरण 1991 में इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारे पास निशस्त्रीकरण, मतलब हम वेपनाइजेशन में विश्वास नहीं करते, वी आर कंप्लीटली फ्री ऑफ हार्मफुल वेपन्स, राइट? 1991 में इन्होंने डिसआर्मामेंट अनाउंस कर दिया है। सिमिलरली कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारस, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट थे, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट थे, तो इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना जताई जाती थी, बट इन्होंने भी अपना डिसआर्मामेंट अनाउंस कर दिया है कि हमारे पास कोई भी ऐसे हार्मफुल
केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, राइट? तो अभी हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर्स हैं ऑफिशियली? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाक एंड नॉर्थ कोरिया 8, और इजराइल के लिए बहुत ही डाउटफुल, संदेहशील एक स्थिति बनी हुई है, राइट? क्लियर? अनुषा, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये अग्रीमेंट्स पढ़ाऊंगी मैं आपको. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी में जस्ट यू नीड टू नो कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, राइट? इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये सारे आपके अग्रीमेंट्स पढ़ेंगे. वहां पे सारे अग्रीमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके नोट्स में होंगे, क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे. पैनिक मत हो. इट इज नॉट लाइक जो भी नए बैच के स्टूडेंट्स है दे विल टेक सम टाइम टू मिंगल विद मी, है ना? इट इज नॉट लाइक कि आपको कुछ भी क्लास में या नोट्स में छूटेगा. इधर क्लास या नोट्स में सब कुछ कवर होगा. जो डाउट है वो आप पूछिए. 1, 2, 3 अग्रीमेंट में आपको कवर करवा रही हूं अभी दोबारा. दीबा ने पूछा है कि कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता रही हूं. 5 स्टेट्स है. पूरा हम रिवाइज करते हैं शुरू से क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग आपके लिए हो गया है. बट डू नॉट वरी, आपके नोट से कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना? कुछ टॉपिक्स आपके आईएफपी, आईआर के ओवरलैपिंग है, यूनिट 8, यूनिट 4 के ओवरलैपिंग है. तो अगर मैं यहां पे रेफरेंस दे भी रही हूं तो वहां पे मैं आपको डिटेल से कवर कराऊंगी. डू नॉट वरी, ओके? चलिए अब एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और आपके सारे डाउट्स भी लेते हैं. मैंने आपसे क्या कहा कि आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की पूरी हिस्ट्री इंडिया में, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के फीचर्स, हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों की, राइट? अब हमने सबसे पहले कहानी शुरू की कि 1947 में भारत आजाद होता है. आजाद होने से पहले ही न्यूक्लियर युग शुरू हो गया था 45 में, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी. ठीक है, हम आजाद हुए, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी. हमने विदेशी ताकतों के दरवाजे खटखटाए कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप दीजिए, ओनली फॉर प्रोडक्टिव यूज, यानी हम कोई भी विनाशकारी काम नहीं करेंगे, हथियार नहीं बनाएंगे, बट वी वांट टू इंक्रीज अवर एनर्जी एफिशिएंसी. उसके लिए हमने उनसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांगी. ठीक है, नॉन वेपनरी यूज के लिए टेक्नोलॉजी मांगी. जो विदेशी देश हैं या पश्चिमी देश हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन हम कैसे माने कि आप डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए उसका प्रयोग नहीं करोगे. सो वी सेड कि हम यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट में विश्वास रखते हैं. हम मानते हैं कि हर एक देश निशस्त्रीकरण के रास्ते पर, डिसआर्मामेंट के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए. तो जो न्यूक्लियर पावर्स है वो भी अपने आर्म्स को ड्रॉप करें, हम भी कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम पीसफुल विश्व में रहना चाहते हैं. बट कुछ समय के बाद हमने देखा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो दायरा था वो बढ़ता जा रहा था. चाइना ने भी 64 में टेस्टिंग कर ली. तो हम जिस यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की उम्मीद रख के बैठे थे वैसा कुछ भी हो नहीं रहा था. इसीलिए हम बाध्य हुए, इसीलिए हम मजबूर हुए कि हमें भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी पड़ी. ठीक है जी. तो 47 में आजाद हुए. 48 में एईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, होमी भाभा की अध्यक्षता में भारत की न्यूक्लियर प्लान के लिए काम करना शुरू करती है, सोचना शुरू करती है. कुछ समय के बाद डिपार्टमेंट भी बना एटॉमिक एनर्जी का, जो कि प्रधानमंत्री के ऑफिस के अंडर ही था डायरेक्टली. प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना और एईसी, इन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए गुहार लगाई. इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिला, मदद मिली, और उस मदद के तहत हमने 63 में 2 रिएक्टर्स भारत में स्टैब्लिश कर लिए थे, पीसफुल पर्पस, सिविलियन यूज के लिए. ठीक है, कोई वेपन्स को बनाने की अभी तक बात नहीं हो रही थी. लेकिन हमने देखा कि 63 में हमने 2 रिएक्टर्स स्टैब्लिश किए. उससे 1 साल पहले चाइना ने हम पे युद्ध किया था. हम चाइना से वॉर की, युद्ध की कोई उम्मीद नहीं रख रहे थे. उसके बाद भी चाइना ने युद्ध किया. 64 में चाइना ने टेस्टिंग करके खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर लिया. 65 में भारत पाक वॉर होता है. 65 में इंडो पाक वॉर होता है, जहां पे पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है. तो अब हमारे ऊपर सिक्योरिटी का थ्रेट था, सुरक्षा का खतरा था. तो हमने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए काम को आगे बढ़ाया. और फाइनली हमने 74 में न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली. इंदिरा गांधी जी की सरकार थी. 18 मई पोखरण राजस्थान में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट होता है, जिसके बाद हमने खुद को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया. राइट, नॉट ओनली दिस, हमने अपने आप को विश्व में 6वां ऐसा देश की तरह, 6th कंट्री की तरह एस्टैब्लिश किया जिसके पास न्यूक्लियर पावर था. बट 74 में न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद हमारे भारत में इमरजेंसी का समय था, आपातकाल अनाउंस हो गया था. भारत की जो सरकार थी, मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार, वो बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी. 75 से 77 तक इमरजेंसी थी. फिर जनता पार्टी की सरकार आती है.
फिर इंदिरा गांधी जी की वापस सरकार आती है, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ पूरा का पूरा ध्यान दे पाए। 1980 में हमारे पास 1980 के दशक में हमारे पास खबर थी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ रहा है, तो हमने वापस से न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ जो भी हमारा एनर्जी था, फाइनेंसेस थे, उसको हमने वापस से लगाया। और फाइनली 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने पोखरण 2 टेस्ट कंडक्ट किए, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति के रूप में हम जानते हैं। 5 टेस्ट थे लगातार 11 से 13 मई 1998, राइट। और इस टेस्ट के बाद हमने विश्व के स्तर पर खुद को एज न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया, कंप्लीटली डिक्लेयर 74 में कर दिया था, बट 98 में हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है। और मजाल है आपकी कि आपने अगर हमें कभी भी कहा कि आप हमारे खिलाफ न्यूक्लियर पावर का प्रयोग करेंगे, राइट। यहां पे हमारा न्यूक्लियर पावर का जो स्टेटस है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। हमारा देखा देखी पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग की और पाकिस्तान 7वां न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला देश बना आफ्टर इंडिया, राइट। इसी बीच में एनपीटी और सीटीबीटी 2 ऐसी ट्रीटीज थी जो कि विश्व के स्तर पर बार बार नेगोशिएट की जा रही थी, एनपीटी और सीटीबीटी, ठीक है। एनपीटी और सीटीबीटी में क्या था? एनपीटी और सीटीबीटी में बात हो रही थी, दोनों को हम आसान भाषा में और जनरलाइज तरीके से समझेंगे। एनपीटी एंड सीटीबीटी में ये बात हो रही थी कि न्यूक्लियर पावर्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहने देते हैं और बाकी जो देश हैं अब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप मुझसे पूछ रहे थे मैम दोनों में डिफरेंस क्या है। एनपीटी आपको कहता है कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं हो सकता, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना है, ठीक है। 68 सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी पूर्ण रूप से टेस्टिंग पर बैन, तो यहां पर सिविलियन यूज के लिए भी टेस्टिंग को बैन किया गया, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव 2 चीजें बताई थी। एनपीटी प्रोडक्टिव यूज के लिए टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अलाउ कर रहा था, ठीक है, बट सीटीबीटी कहता है चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, किसी भी चीज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं होगा, किसी भी यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव बैन की बात की जा रही है। एनपीटी साइन होता है 68 में, सीटीबीटी साइन होता है 96 में। आपने पूछा था दीबा कि एनपीटी वाली स्टेट्स कौन सी हैं जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया है? इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान एंड नॉर्थ कोरिया। आई विल राइट इट हियर। एनपीटी किसने साइन नहीं किया है? इंडिया, इजराइल, हमारे साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है और नॉर्थ कोरिया तो होगा ही होगा, और साउथ सुडान, ठीक है। ये 5 देश जो हैं ये नॉन सिग्नेटरीज हैं टू एनपीटी। सीटीबीटी की अलग कहानी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आईआर में, ठीक है। सीटीबीटी को भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। एलटीबीटी एक ट्रीटी थी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको इंडिया ने साइन किया है। सीटीबीटी और एनपीटी को इंडिया ने डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इंडिया ने किस आधार पे साइन नहीं किया है, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस, नाउ अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है, नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन कर दिया था एनपीटी को, बट बाद में कुछ सालों के बाद कहा कि नहीं नहीं हम साइन नहीं करते, डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस, पीछे चलते हैं। एनपीटी सीटीबीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया, इंडिया ने टेस्टिंग भी कर ली। इंडिया पर विदेशी सरकारों के बिल्कुल ऐसे आप कहेंगे व्यवहार थे इंडिया की तरफ कि दे वर नॉट लाइकिंग इंडिया, बट आफ्टर सम टाइम इंडिया ने 2003 में अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दिया। इंडिया ने सबको बताया विश्व के स्तर पर कि हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, कि पहली बार हम प्रयोग नहीं करेंगे। अभी मैं आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कुछ समय के बाद विदेशी कंट्रीज का हमारे ऊपर ट्रस्ट मजबूत होता है, एंड दे ऑल वर इन द सेम वे, इन द सेम फेवर कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है।
इसीलिए 2005 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है, जो कि 2008 में अडॉप्ट की जाती है। इसे आप 123 अग्रीमेंट भी कहते हो। अभी मैं आपको 123 अग्रीमेंट थोड़ा पढ़ा दूंगी। इतना जो भी हमने पढ़ा सब क्लियर है, कोई डाउट रह तो नहीं गया है? बताइए किसका नाम लूं? अमित? क्लियर है? वन टू थ्री अग्रीमेंट और डॉक्ट्राइन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? और कोई डाउट है तो बताइए। यस खत्म कहानी। संजना, अरे अमित वेलकम टू द क्लास। ठीक है, यहां पे अनुषा ने पूछा है कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं। अनुषा, इंडिया दोनों का सिग्नेटरी है, केमिकल वेपन्स का भी, बायोलॉजिकल वेपन्स का भी, ठीक है? केमिकल वेपन्स को भी इंडिया ने साइन किया है, शायद 1993 में साइन किया है, और बायोलॉजिकल वेपन्स को भी इंडिया ने साइन किया है। बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स, टॉक्सिन्स को आप नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, जैविक वेपन, है ना? और केमिकल रासायनिक वेपन की बात करते हैं। इंडिया सिग्नेटरी टू बोथ। ओके, नो नो विश्व, जर्मनी इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। अभी डॉक्ट्राइन के फीचर्स पढ़ेंगे, अभी डॉक्ट्राइन के हमने फीचर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है? ठीक है, तो जर्मनी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है विश्व, पर जर्मनी ने यूएस के साथ नाटो अलायंस होने के कारण ये ट्रीटी साइन की है कि जर्मनी अपने बेस से यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता है, ठीक है? तो एक ये भी आप देख लो, भेदभावपूर्ण ट्रीटीज हो रखी हैं। जर्मनी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, पर जर्मनी ने यूएस के साथ नाटो के अंदर ये पैक्ट किया हुआ है कि आपके न्यूक्लियर वेपन को हम यूएस के बेस से यूज कर सकते हैं, ठीक है? नो नो खुशी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हु ऑल आर न्यूक्लियर पावर्स, हु ऑल आर न्यूक्लियर पावर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना? बता तो दिया आपको कि 8 देश हैं, बाकियों का भी आपको पूरा जो है स्टोरी बता दी। अब जापान आप पूछ रहे हो, तो जापान तो न्यूक्लियर पावर नहीं है। जापान के साथ क्या कहानी है? हिरोशिमा नागासाकी आपको पता है ना? हिरोशिमा नागासाकी का आपको कहानी पता है। तो जापान जो है वो बहुत समय तक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में था। हिरोशिमा नागासाकी के लॉस के बाद जापान न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के पूरे, निशस्त्रीकरण के पूरे सपोर्ट में था, और जापान ने इवन खुद की पॉलिसी में भी नॉन न्यूक्लियर प्रोडक्शन को काफी समय तक यूज किया था। नॉन न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने के समर्थन में था जापान हिरोशिमा नागासाकी के बाद। लेकिन उसके बाद जापान में कुछ लेवल पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स, टेस्टिंग्स हुई हैं, बट अभी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है जापान के पास, ठीक है? चलिए अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा 1, 2, 3 अग्रीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डॉक्ट्राइन की तरफ बढ़ेंगे। 1, 2, 3 अग्रीमेंट, जस्ट मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं, नथिंग मच, क्योंकि इससे कभी सवाल नहीं आया है।
एलटीबीटी क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आईआर में पढ़ेंगे, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को कुछ कुछ जगह पर बैन करती है। 63 में ये साइन हुई थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। लिमिटेड है, सीमित है, एलटीबीटी सीमित है, एलटीबीटी सीमित है, 63 में साइन हुई थी। सीमित मतलब आउटर स्पेस में, यानी स्पेस में, अंतरिक्ष में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में और पानी के अंदर टेस्टिंग को ये बैन करती है। लेकिन इसका एक लूप होल है कि ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग को बैन नहीं करती। मतलब पानी के अंदर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते हो मतलब जमीन पर, और आप अंतरिक्ष में नहीं कर सकते हो। लेकिन अंडरग्राउंड टेस्टिंग पे इसने बैन नहीं लगाया है एलटीबीटी ने, ठीक है। इसलिए इसकी निंदा भी होती है और इंडिया ने एलटीबीटी को साइन किया हुआ है, ठीक है, राइट। Yes, Anusha, I have told you, no, CWC, Chemical Weapons Convention, Biological Weapons Convention. Where were you? I told you that both of these are the conventions जो इंडिया ने साइन किया है। No, Sabreen, nothing like this. ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका भी रिविजन हो रहा है। Why you are speaking in this way? चलिए, कोई बात नहीं, हम 1, 2, 3 अग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। I guess it is clear. अनुषा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट श्रुति, आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है। वाई बीइंग सो नेगेटिव? एंड दिस इज द ओनली टॉपिक जहां में मैंने पिछले टॉपिक्स का डिस्कशन किया है। इसके बाद किसी भी टॉपिक में पिछले टॉपिक्स का डिस्कशन नहीं है, राइट। चलिए, और ऐसा भी नहीं है जैसे आपको भी यूनिट नंबर 1 पढ़ाती हूं तो कई चीजें मैं बोल देती हूं कि यूनिट नंबर 2 में पढ़ाऊंगी, राइट। तो बहुत सारा आपका सिलेबस इंटर रिलेटेड होता है, बट दैट्स ओके, आपका भी रिवीजन हो रहा है। आप इसको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेंगे, एनी ऑफ यू। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील क्या होती है? देखिए, क्या होती है नहीं, इंडो यूएस न्यूक्लियर अग्रीमेंट या सिविल न्यूक्लियर डील जो कि 2005 में इंडिया और यूएस ने साइन की है, वहां पे हमें यह देखने को मिला कि एनएसजी, आपको पता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आपको पता है क्या है? एनी वन ऑफ यू, एनएसजी क्या है? चलो, जो आईआर पढ़ चुके हैं, कंफ्यूजन हो जा रहा है आईआर में, बताओ एनएसजी क्या है? एनएसजी क्या है? चलो बताओ। जी सृष्टि, आपको नहीं, जो नए बैच के बच्चे हैं, जो भी नए बैच के, अगर आप नए बैच के हो तो उन्हें भी पढ़ाऊंगी। एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जल्दी बताओ, क्विक। व्हाट इज एनएसजी? एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करने की बात की जाती है ना? कहीं ना कहीं ऐसा ही है। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लाई करता है स्टेट्स को। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। हाँ, तो एनएसजी क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हो कि एनएसजी इज अ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करने की बात की जाती है, और यहां पे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कैसे करना है, इक्विपमेंट को ट्रांसफर कैसे करना है, उस पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एनएसजी कब साइन हुआ है ये आपको मुझे बताना है। देखिए, एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लाईज को रेगुलेट करने का एक ग्रुप है, फैसिलिटेट करने का नहीं, मदद करने का नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण रखने का कि किसको हम टेक्नोलॉजी देंगे, किसको नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो ज्यादा यहां पे एक्टिव होंगी, है ना? तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ठीक है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनएसजी। जब इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सिग्नेटरी नहीं है
तो विश्व के बहुत सारे देश इंडिया से खुश नहीं हैं, उसमें से अमेरिका भी एक है। एनएसजी का मेंबर ना होने के बावजूद इंडिया को 123 एग्रीमेंट के तहत यूएस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया है, यानी एनएसजी वेवर मिला है इंडिया को, विच इज अ ग्रेट ग्रेट डेवलपमेंट, विच इज अ ग्रेट ग्रेट डेवलपमेंट। क्यों? देखिए ये क्या है, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, सिविल, राइट। 123 एग्रीमेंट ने इंडिया और यूएस ये अग्री करते हैं, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उधर बुश थे, ठीक है। इंडिया और यूएस ये अग्री करते हैं कि इंडिया अपने सिविलियन प्रोग्राम्स और मिलिट्री प्रोग्राम्स को अलग करेगा। जो नागरिक प्रोग्राम है और जो सैनिक प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्हें अलग करेगा। सिविलियन प्रोग्राम के लिए यूएस कहता है आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, हम आपको अगर दे सकते हैं तो हम आपको देंगे, राइट। हम आपको अगर दे सकते हैं तो हम आपको देंगे। और जो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इंडिया की, ये IAEA के अंडर आती हैं। IAEA इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड यहां पे लागू होते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है दैट विल बी, आप कहेंगे अच्छा चलिए थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये एजेंसी के कुछ फ्रेमवर्क हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो IAEA के सिद्धांत सिविलियन प्रोग्राम में लागू होंगे। आपने एटम्स फॉर पीस पढ़ा है क्या? एटम्स फॉर पीस इसे ही कहा जाता है। अगर आप कभी न्यूज में पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, जस्ट टेलिंग यू ऑल। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वो IAEA को ही कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एरिया में इंटरनेशनली सपोर्ट और कोऑपरेशन के लिए काम करता है, IAEA, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए ने 123 एग्रीमेंट के तहत, इंडिया ने एनएसजी को साइन नहीं किया है, उसके बावजूद इंडिया को टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मटेरियल सिविलियन प्रोग्राम के लिए ट्रांसफर करने के लिए ट्रीटी की गई है कि हम आपको सिविलियन प्रोग्राम ट्रांसफर करेंगे। इट मींस कि आपने एनएसजी साइन नहीं किया, उसके बावजूद यूएसए आपको एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट मानता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। 2005 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील होती है। क्लियर? Clear? India is non-signatory of NPT, therefore not a part of NSG. Right. आज की क्लास समझ नहीं आ रही है। आरती, कल की क्लास अटेंड की थी आपने? That's okay, अनुषा, no worries. 123 एग्रीमेंट जो पूछ रहे थे, इट इज क्लियर? मेन पॉइंट आपको क्लियर है? कैन वी मूव टू न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? आरती, कल की क्लास अटेंड की थी आपने? ओके फाइन। एनी डाउट टिल नाउ? 2 मिनट का टाइम लीजिए, रिवाइज करना है रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के प्रिंसिपल्स की तरफ। यस, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील और 123 एग्रीमेंट दोनों सेम है नूर। एनएसजी क्या है? आदिकांत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है। ये वो सारे देश हैं जो एनएसजी को साइन करते हैं, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कब, कहां, कैसे, किसको ट्रांसफर होगी, उसके जो है डिस्कशंस होते हैं, उसके लिए एनएसजी का गठन हुआ है, ठीक है। इंडिया ने एनएसजी को साइन नहीं किया है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, आपको जो ध्यान रखना है कि इंडिया ने एनएसजी को साइन नहीं किया है। न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट करने के लिए कि किसको टेक्नोलॉजी जाएगी, किसको नहीं जाएगी, ये सब कुछ रेगुलेट करने के लिए एनएसजी का गठन हुआ था। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने आपसे डेट पूछी थी, शायद आपने नहीं बताई या बताई भी होगी। एनएसजी जो है वो 1975 में बना था, ठीक है। 74 में इंडिया ने टेस्टिंग की थी ना, उसके बाद 75 में उसी टेस्टिंग के परिणाम स्वरूप एनएसजी बना था, ठीक है। उसी टेस्टिंग के परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ 1974 टेस्टिंग ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा,
एनएसजी वॉज क्रिएटेड एट द इंटरनेशनल लेवल, कि हम रेगुलेट करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि किसको टेक्नोलॉजी देंगे किसको नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया ने कहा हम नहीं साइन करेंगे आपके एनएसजी को, आपको बनाना है आप बना लीजिए। एंड फाइनली इंडिया ने एनएसजी को साइन नहीं किया। न्यूक्लियर वेपन्स किसको एक्सपोर्ट करने हैं, टेक्नोलॉजी किसको देनी है नहीं देनी, इस सब के प्रावधान एनएसजी डिसाइड करता है। क्लियर? अच्छा, एनएसजी का एक मुख्य मुद्दा है, कंफ्यूजन कहां हो रहा है मैं समझ गई। एनएसजी का एक मुख्य मुद्दा है कि एनपीटी जिन्होंने साइन नहीं किया है वो न्यूक्लियर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं एनएसजी के प्रावधानों में यह लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी एनपीटी साइन नहीं किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो न्यूक्लियर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनएसजी का मुख्य मुद्दा है कि इंडिया न्यूक्लियर ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया ने एनपीटी साइन किया है, साइन नहीं किया है। ठीक है, जिसने एनपीटी साइन किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वही एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। तो एनपीटी साइन नहीं किया तो एनएसजी के तहत आप न्यूक्लियर ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया ने एनएसजी भी साइन नहीं किया है, बट उसके बाद भी 123 अग्रीमेंट में इंडिया को वेवर मिल गया है, मतलब इंडिया को छूट मिल गई है कि आपने एनएसजी साइन नहीं किया फिर भी यूएस आपके साथ ट्रेड करेगा। समझ रहे हो? गेटिंग इट? क्यों 123 इतना जरूरी है इंडिया के लिए? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, इतना बस याद रखना है आपको। पॉलिटिकल साइंस में इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। क्लियर? कैन वी मूव टू डॉक्ट्राइन, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? आरती कल की क्लास अटेंड की थी तो आज की भी समझ आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज की क्लास नहीं समझ आएगी। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन ट्वाइस, 2 बार पढ़ा दिया पूरा टॉपिक मैंने। क्यों नहीं समझ आया एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, नोट्स पढ़िएगा। इट इज नॉट दैट सम टॉपिक इज रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड टॉपिक नहीं है, कोई भी रिलेटेड टॉपिक नहीं है। इवन जैसे मैं अभी यूनिट नंबर 7 भी पढ़ाऊंगी ना, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आ सकते हैं 7 में जो मैं कहूंगी कि 8 में आगे पढ़ाऊंगी, तो ऐसे तो आपको समझना पड़ेगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है एनएसजी, एनपीटी, सीटीबीटी, एलटीबीटी का, दैट इज इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है नया। सब कुछ आपको समझ में आएगा अगर आप फोकस के साथ पढ़ोगे। और बहुत कंफ्यूजन आपका हो गया था, इसीलिए मैंने आपको क्या किया था, आपको दोबारा पूरा एक्सप्लेन कराया 47 से लेकर के 123 अग्रीमेंट तक, दोबारा पूरा एक्सप्लेन किया। क्यों? ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं, इधर उधर क्लटर्ड हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। बट अगर आपको नहीं समझ आया तो रिकॉर्डिंग देखिएगा दोबारा एक बार, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया क्लास है, रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि नहीं समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई टॉपिक या तो डिफिकल्ट होगा या तो आपका कंसंट्रेशन कम होगा, इसलिए आपको, मतलब वो टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट होगा, या तो फिर आपका कंसंट्रेशन कम होगा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बट ठीक है, पढ़िएगा, बार बार पूछिएगा, किसी ने भी आपको रोका नहीं है। ओके, नाउ वी विल मूव टू दी डॉक्ट्राइन्स। जो मैं पीपीटी बना के आई हूं इतनी मेहनत से, उसका भी कुछ प्रयोग करते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। नूर, आई नो व्हेन टू मूव अहेड एंड व्हेन टू स्टॉप। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ते हैं। मुझे बताइए इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में आपको क्या क्या पता है? वॉट ऑल यू नो अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? वॉट ऑल यू नो अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में आप क्या क्या जानते हो? नो फर्स्ट यूज सब लिख देंगे, सब लिख देंगे नो फर्स्ट यूज। उसके बाद नो फर्स्ट यूज के बाद, ठीक है, नो फर्स्ट यूज, पहला प्रयोग हम नहीं करेंगे। दूसरा, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये भी आपने सुना होगा है ना, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। हिंदी वालों को भी बता रही हूं, और बताइए क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, और बताइए। और बताइए
सबसे पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है? एक देश की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कैसे वो प्रयोग करेगा उससे रिलेटेड सिद्धांत है। ठीक है, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमें बताती है कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कैसे प्रयोग करेगा आगे आने वाले समय में। हमारे सिद्धांत क्या है, हम किस में मानते हैं, वो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में हम विश्वास रखते हैं, यानी कि हम पहली बार प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी न्यूक्लियर स्टेट हम डिक्लेयर जब भी हुए हैं, हमने कहा है कि हम पीस में बिलीव करते हैं। हमारी सिचुएशंस ऐसी थी कि हमें न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करनी पड़ी। ठीक है, वी बिलीव इन पीस एंड कोऑपरेशन, हम शांति और सहयोग में विश्वास करते हैं। इंडिया का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है पीस और कोऑपरेशन। हम शांति और सहयोग में विश्वास करते हैं। हम शांति और सहयोग में विश्वास करते हैं, इसलिए हम पहली बार कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बहुत बड़े लेवल पर, इवन आप कहेंगे बहुत बड़े अमाउंट में लोगों की जानें जा सकती हैं। इट इज मानव के लिए खतरा, मानव जाति के लिए, मानव रेस के लिए, ह्यूमन रेस के लिए खतरा। ठीक है, तो हम कभी भी पहली बार प्रयोग नहीं करेंगे, बट हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, राइट? हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है एंड देयरफॉर व्हाट वी बिलीव इन इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। हमने न्यूक्लियर जो पॉलिसी है हमारी, वो क्यों बनाई है, न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाए हैं? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए, विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब क्या है कि हमने निवारण के लिए, डिटर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। मतलब चीन ने जब 1964 में अपने वेपन्स बनाए तो हमने टेस्टिंग की और चीन को बताया कि अगर तुम वेपन्स चलाओगे तो ये मत समझना कि तुम हमें मार पाओगे, हमारे पास भी वेपन्स है, हम भी चीन को खत्म कर सकते हैं। डेटरेंस, पावर का मतलब क्या हुआ? वी हैव द पावर सो दैट अदर कैन नॉट यूज इट अगेंस्ट अस। हमारे पास शक्ति है ताकि कोई और वो शक्ति का मिसयूज हमारे खिलाफ, हमें कमजोर समझ करके ना करे। तो हमें भी विश्व को दिखाना था कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ठीक है, नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, बट अगर आपने पहली बार प्रयोग किया, सो वी बिलीव इन मैसिव रिटेलिएशन। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, वी बिलीव इन मैसिव रिटेलिएशन, राइट? अगर किसी ने हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया, पहली बार हम नहीं करेंगे, पहली बार तुम करोगे, उसका भुगतान तुम्हें देना होगा, बिकॉज वी बिलीव इन मैसिव रिटेलिएशन। ठीक है, मैसिव रिटेलिएशन मतलब बहुत बड़े स्तर पर हम जवाब देंगे, ओके, रिटेलिएट करेंगे। दैट इज सम ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी विथ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, विश्वसनीय न्यूनतम निवारण के साथ परमाणु त्रिभुज क्षमता। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी। सेकेंड, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मिनिमल डेटरेंस एज अपोज टू म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ निवारण के लिए प्रयोग करेंगे। इट इज नॉट लाइक कि हम किसी के साथ हाथ मिला करके, अपने वेपन्स उसके साथ मिला करके किसी तीसरे देश पे प्रयोग करें। नो, नॉट एट ऑल, वी डोंट बिलीव इन इट। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड? न्यूक्लियर ट्रायड इज अ 3-pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ लैंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन्स एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, परमाणु त्रय है, यानी कि जमीन से, आसमान से, पानी से। जमीन से मतलब हम न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन्स भी है पानी से, एंड वी हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए भी। जमीन, जल और हवा, तीनों से वी कैन यूज अवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग डिटेल्स दी हुई हैं कि आईसीबीएम्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, हम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ये सब हम लॉन्च कर सकते हैं। सो वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी, केपेबल स्टेट विथ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्लियर, समझ आया? कुछ टर्म समझ आए यहां पे जो अभी तक हमने बात की है? व्हाट इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड, व्हाट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये समझ आया आपको?
राइट? यस, इंडिया बिलीव्स इन यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, अभिषेक, लेकिन द विश्व, द वर्ल्ड इज नॉट बिलीविंग इन इट। हम यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, बट पूरा विश्व इसकी बात नहीं करता है। विश्व इसकी बात नहीं करता है, राइट? अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमने जब कहा कि हमने डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बनाया है, ठीक है, या डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया है, तो इस समय विश्व के बहुत सारे देश हमारी तरफ उंगली उठाने लगे या हमें ऐसे देखने लगे कि हमने किसको डिटर करने के लिए बनाया है? हमने डिटर करने के लिए बनाया है चाइना को, राइट? बाद में पाकिस्तान आया ना। हमने चाइना को रोकने के लिए न्यूक्लियर डेटरेंस का जो सिद्धांत है वो दिया है, या हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। तो यहां पे इंडिया ने बहुत ही क्लियरली बार बार अपनी स्पीचेस में हमारे प्रधानमंत्रियों ने बताया है कि इट इज नॉट वन कंट्री जिसके खिलाफ हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को फॉलो करेंगे। ये हमारी डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल है एंड वी स्टैंड बाय अवर वर्ड्स। हम अपने सिद्धांतों में मानते हैं, हम हर एक देश के खिलाफ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोग करेंगे, मतलब हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। सिर्फ डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमने उन्हें बनाया है। पहली बार हम किसी भी देश के खिलाफ प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज नॉट ओनली चाइना बट बी इट एनी कंट्री, राइट? क्लियर? अच्छा, पाकिस्तान ने कई बार इंडिया को ओपन धमकियां दी हैं। जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना भी नहीं पाया था, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा पाकिस्तान को मिला भी नहीं था, पाकिस्तान ने इंडिया से कहा है कि हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाएंगे, राइट? हम आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग करेंगे। सो दिस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज वेरी मच क्लियर इन इंडियाज डॉक्ट्राइन, क्योंकि हमने कभी किसी को डराया धमकाया नहीं। उसके बाद हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। वी बिलीव इन सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हम अपने डिप्लोमेसी, कूटनैतिक तरीकों से अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं, ना कि हम ये कहते हैं लोगों को कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन से उड़ाएंगे, राइट? बट पाकिस्तान ने इंडिया को कई बार थ्रेट दिया है। पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी में लिखा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, जिसका मतलब नो फर्स्ट यूज है, बट उसके बाद भी कई बार पाकिस्तान ने इंडिया को कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकते हैं, राइट? क्लियर? सो यू नीड टू बी बिट क्लियर हियर। यस, राइट। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या है? देखिए, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का एक प्रिंसिपल है दीबा, नो फर्स्ट यूज। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब क्या होता है? डेटर करने के लिए, किसी को निवारण, रोकने के लिए। इसका मतलब है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का कि हमने इतनी शक्ति बना ली है कि हम अपनी डिफेंस, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकें। हम पहली बार कभी प्रयोग नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब यह है कि हमारे पास इतनी क्रेडिबल मिनिमम, कम से कम शक्ति है कि हम अपने हमारे ऊपर अटैक करें उनको रोक सके। डिटरेंस सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए है कि हम अपने ऊपर अटैक नहीं होने देना चाहते हैं, हम अपने आप को भी न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज नो फर्स्ट यूज। क्रेडिबल मिनिमम का ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज, क्लियर दीबा? क्लियर? ठीक है, यहां पे आपको एक चीज और समझनी होगी। जब आप क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस समझ रहे हो, दीबा शायद आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा करके तो आपका काम नहीं होगा, डिटेल में ही मुझे पढ़ाना होगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जब आप समझ रहे हो, वहां पे एक और टर्म आपको समझना होगा, मैड। मैड, मैड मतलब, मैड मतलब कोई बताएगा? MAD, मैड फुल फॉर्म आपको पता है?
एक है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, और दूसरा है मैड। ठीक है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हिंदी वाले लिखेंगे क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को हम क्या कहते हैं? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को हम कहते हैं विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, और मैड को हम कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को परस्पर सुनिश्चित विनाश, परस्पर सुनिश्चित विनाश। ठीक है, परस्पर सुनिश्चित विनाश। ठीक है, अब देखिए, आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा, है ना? कब हुई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी आपकी 1962 में। मैंने आपसे कहा था, याद कीजिएगा, यूट्यूब के सेशन में बच्चों को बताया था, आप लोगों को भी बताती हूं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी 1962 में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सी से इंडिया चाइना वॉर, सी से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इंडिया चाइना वॉर 62 में हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी 62 में हुई थी, हालांकि दोनों का कोई लेना देना आपस में नहीं है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शीत युद्ध के समय का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, शीत युद्ध के समय एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। हुआ क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने देखा दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज हु वर इन फेवर ऑफ यूएसएसआर, वहां पे कन्फ्रंटेशन देखा गया बेसिकली क्यूबा में सोवियत यूनियन और यूएसएसआर के बीच में, जहां पे हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने क्यूबा में मिसाइल यूएसएसआर को सपोर्ट किया था, और क्यूबा में मिसाइल सारी की सारी अपनी रखी हुई थी, है ना? मतलब क्यूबा से मिसाइल के अटैक्स हो रहे थे यूएसए पर, यूएसए के अलाइज पर, एंड बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय में यूएसए को पता चला कि यूएसएसआर के पास इतनी मिसाइल्स हैं, अमेरिका को पता चला कि रूस के पास, सोवियत यूनियन के पास इतनी मिसाइल्स हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा इवेंट था जिसके बाद बिल्कुल विश्व को लग रहा था कि अब ये शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड वॉर विल गेट कन्वर्टेड इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड दैट वाज द बॉइलिंग पॉइंट जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग का खतरा था, क्योंकि यूएसए यूएसएसआर दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी तब तक, है ना? यहां पे हमने देखा था कि बिल्कुल यहां पे न्यूक्लियर वॉर होने का पूरा खतरा था, बट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैसे भी खत्म हो गई और न्यूक्लियर वॉर में ये तब्दील नहीं हुई। ठीक है, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत क्या है कि अगर एक अटैक करता है तो दूसरा भी अटैक करेगा, ये मानते हुए कि भले हमारा विनाश हो पर तुम्हारा भी विनाश होगा। गेटिंग इट? मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कहते हैं ना, एक कहावत है। इट्स लाइक म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहता है कि हम तो अपने आप तो जाएंगे ही जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेंगे, बट तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दोनों को अश्योरेंस है, आश्वस्त है कि दोनों खत्म होंगे। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, राइट? ऑन द अदर हैंड क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग उस लेवल पे नहीं होगा कि हम अपने आप को खत्म करें, बस और सिर्फ यहां पे रिटेलिएशन के लिए प्रयोग होगा, यानी उत्तर देने के लिए प्रयोग होगा, ताकि हम उतना प्रयोग करें कि आपको डरा सकें, दैट यू ऑल्सो नो हम आपको खत्म कर सकते हैं। डेटरेंस, ठीक है, निवारण। यहां पे अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम है। ऐसा नहीं है कि हम आपको खत्म करेंगे, हम पीस लविंग नहीं है, हम नॉन वायलेंट हैं, तुमने कैसे यूज की न्यूक्लियर पावर, तुम्हें खत्म करेंगे, नो, दैट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसके विपरीत सीएमडी है। सीएमडी कहता है कि हम सिर्फ इतना प्रयोग करेंगे, हो सकता है हम तुम्हें थोड़ा सा बस न्यूक्लियर वेपन का वो दिखा दे, डिस्ट्रक्शन, कि हम तुम्हें मार सकते हैं। हम नो फर्स्ट यूज में बिलीव करते हैं, रिटेलिएशन में बिलीव करते हैं, हम एमएडी में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, और देखो नो फर्स्ट यूज और सीएमडी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह विश्व के स्तर पे दिखाता है। ये इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह विश्व में दिखाता है, और हमारी एनएसजी की मेंबरशिप जो हम लेना चाहते हैं, या फिर हमारा एनपीटी का सिग्नेटरी ना होने के बाद भी विश्व के स्तर पर
रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तहत हमारा जो दर्जा है वो हमारे यही प्रिंसिपल सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस में विश्वास करते हैं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। गेटिंग इट? समझ आ रहा है? क्लियर? ओके, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमने कुछ पॉलिसीज तो पढ़ ली, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने पढ़ लिया है ना। न्यूक्लियर रिटेलिएशन भी पढ़ लिया कि हम पहली बार तो आप पे अटैक नहीं करेंगे, बट आप अगर अटैक करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, राइट? हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, इट इज लाइक रिटेलिएट करेंगे, राइट? तो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? लेट मी टेल यू ऑल, एक मिनट। रिटेलिएशन मतलब प्रतिशोध, मैसिव प्रतिशोध, है ना, बहुत बड़े स्तर पर प्रतिशोध, रिटेलिएशन। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। हम एक रिस्पॉन्सिबल देश है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है हम उनके खिलाफ कभी प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि ये नो फर्स्ट यूज से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम पहली बार अटैक नहीं करते, तो कोई अगर हमारे ऊपर करेगा तभी तो हम करेंगे ना। बट वी हैव क्लियरली मेंशन्ड इन अवर डॉक्ट्राइन कि वो सारे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके खिलाफ हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डराने धमकाने में विश्वास नहीं रखते, राइट? सो नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। क्लियर? कोई भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसके खिलाफ कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेवलपमेंट है इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का, बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका फीचर है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर कोई मेजर अटैक होता है इंडिया के ऊपर या इंडियन फोर्सेस के ऊपर, जहां पे भले आपने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं किया है, एक्सेप्शन है, कहानी में ट्विस्ट है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है तो उसके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेंगे। बट अगर वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बाद बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन का प्रयोग करती है, जैविक या रासायनिक वेपन का प्रयोग करती है हमारे खिलाफ, और कोई बहुत बड़ा अटैक करती है वो स्टेट हमारे खिलाफ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, तो हम उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन की ट्रीटी साइन कर दी है। हमारे पास तो नहीं है बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन यूज करने की पावर, तो हम बायोलॉजिकल और केमिकल का भी आप कहेंगे बड़ा रूप, फादर, बाप लेकर के आएंगे, दैट इज न्यूक्लियर वेपन। So if any of the country who is non-nuclear weapon state is using biological or chemical weapon against India, India can use nuclear weapon. India can retaliate. यहां भी retaliation की बात आ गई ना, प्रतिशोध की, यहां भी हम retaliate करेंगे with nuclear weapons. Clear? समझ आया? बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स होते हैं प्रियांशी, बायोलॉजिकल जैविक वेपन्स होते हैं और केमिकल आपके रासायनिक वेपन्स होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोविड-19 एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन था, है ना, जहां पे आपने वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सारे के सारे प्रयोग किए हैं वॉरफेयर के लिए। आपने पढ़ा होगा, आए दिन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकलते हैं
कि अभी का जो समय है वहां पे बायोलॉजिकल, केमिकल और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वहां पे बायोलॉजिकल, केमिकल और टेक्निकल वॉरफेयर का प्रयोग होगा। मतलब किसी तरीके का बायोलॉजिकल वेपन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई का प्रयोग किया जाए। कोई कोविड-19 एक वायरस था जिसका प्रयोग कहते हैं कि चाइना ने किया, अभी हमारे पास साक्ष्य नहीं है क्लियर, है ना। केमिकल वेपन्स जैसे कि कोई टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जैसे कि कोई डिवाइसेस है जो कि किसी की मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाए, ठीक है। तो ये सारे वेपन्स के लिए हमने ट्रीटी साइन की है कि हम पाइल अप नहीं करेंगे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने साइन की हुई है दोनों के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स दोनों के लिए हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की हुई है। बट उसके बाद हमें यह ध्यान देना है कि अगर आप बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन का प्रयोग करते हो तो फिर हम क्या करें। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर हम निकालेंगे उसका जो है बड़ा भाई न्यूक्लियर वेपन और उससे आपको जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। आपने सुना है एंथ्रेक्स के बारे में, न्यूज में पढ़ा है कभी एंथ्रेक्स? 2001 में क्या हुआ था? एंथ्रेक्स 2001 में एंथ्रेक्स क्या हुआ था? ये जर्नलिस्ट को मेल किए गए थे एंथ्रेक्स यूएस में, ठीक है। तो बेसिकली एंथ्रेक्स में हुआ क्या था, ऐसे बहुत सारे आप जो है पढ़ते हो दिस न्यूज, ऐसा बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स का प्रयोग कई बार हो चुका है कई देशों के द्वारा, ठीक है। तो यूएस के जो भी जर्नलिस्ट थे उन्हें एंथ्रेक्स से रिलेटेड कुछ चीजें भेजी गई थी एंड द टारगेट वाज कि यूएस के जो जर्नलिस्ट हैं या फिर यूएस के जो भी आपके मीडिया पर्सन्स हैं उन्हें इफेक्ट किया जाए। एंथ्रेक्स जो है यूएस के जर्नलिस्ट को भेजे गए थे। न्यूज में रहते हैं, आर्टिकल्स आते रहते हैं कभी कभी। यस, कोविड-19 एक बहुत ही बेहतरीन आपके सामने एग्जाम्पल है इस समय में। एंथ्रेक्स अटैक हुआ था यूएसए पर, है ना। क्लियर? और कोई डाउट, कोई क्वेरी है बताइए। बायो टेररिज्म पढ़ा है क्या आपने? टेररिज्म के प्रकार में कभी मैंने पढ़ाया हो, अगर नहीं भी पढ़ाया है तो भी यहां पे मैं आपको बता देती हूं। दिस इज अ वे ऑफ बायो टेररिज्म जहां पे आप बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करते हो, ठीक है। जहां पे आप बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करते हो, जैविक वेपन्स का, टू स्प्रेड टेररिज्म, टू स्प्रेड टेरर, ओके। तो दैट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल टेररिज्म ओनली। यस यस, इट इज अ टाइप ऑफ डिसीज एंथ्रेक्स, जो वायरस या बैक्टीरिया, वो तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता, आई एम सॉरी हियर, बट एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो बैक्टीरिया या जो वायरस है उनके द्वारा फैलती है और बहुत डेडली बीमारी है। यूएस के जर्नलिस्ट को भेजी गई थी और ये डिटेल सारी, मतलब उनमें स्प्रेड कराने का प्रयास किया गया था एंड दैट वाज डन बाय सम ऑफ द पीपल फ्रॉम यूएस ओनली। यूएस के ही किसी व्यक्ति ने इसको स्प्रेड करने का प्रयास किया था। तो थोड़ा न्यूज में पढ़ेंगे आप भी, मैं भी इसके बारे में, बट यूएस के ही कोई व्यक्ति थे जो बाद में अक्यूज्ड पाए गए थे, उनके द्वारा इसको स्प्रेड करने का प्रयास किया गया था। ओके, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यस, व्हाट यू वांट टू आस्क अनुषा? यस सृष्टि, इट इज एंथ्रेक्स। कोविड-19 हम सबके सामने एक एग्जाम्पल है, बिकॉज देखो, मानो या ना मानो, चाइना की लैबोरेटरी से कोविड-19 वायरस आया था, है ना। डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड लेवल पे हुआ, इकोनॉमीज तबाह हो गई, जहां से हम चले थे उससे कई साल पीछे हमारी इकोनॉमीज चली गई। एंड कोविड की जो सेकेंड वेव थी, इंडिया जैसे देश पर आपने प्रभाव देखा। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है पॉपुलेशन। हमारे सबके घरों में ईदर हमारे घरों में या रिलेटिव्स में
हर एक परिवार शायद कोविड-19 की सेकेंड वेव में तो अफेक्टेड था ही था, कोई फर्स्ट में था कोई सेकेंड में, है ना। मेरे खुद के क्लोज रिलेटिव्स, आई हैव लॉस्ट देम इन कोविड-19 एंड द सिनेरियो वाज दिस, द न्यूज वाज दिस कि यूपी में नदियों में ऐसे डेड बॉडीज बहते हुए लोगों ने देखी थी, क्रिमेटरीज फुल हो गई थी, राइट। कितना सच है कितना झूठ, दैट वी डू नॉट नो, बट स्थिति तो बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। सो दैट वाज अ टाइप ऑफ वॉरफेयर अगर चाइना ने ये जानबूझ के किया है, बिकॉज चाइना के मंसूबे और चाइना का नेचर देखते हुए हम नहीं श्योर हो पा रहे हैं कि चाइना से गलती से हुआ, है ना। सो प्रोबेबली चाइना ने जानबूझ के किया है, दैट वी डू नॉट नो, दैट वी डू नॉट नो। एंथ्रेक्स वॉज अ डिसीज, एक बीमारी है जो कि वायरस या फिर बैक्टीरिया के तहत, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे फैलती है। यूएस के जर्नलिस्ट में से स्प्रेड कराया गया था एंथ्रेक्स बीमारी को। दीबा, फर्स्ट आपका जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया कि आप चाहो तो बुक्स पढ़ सकते हो, बाकी यूट्यूब पे एक लेक्चर है मेरा, स्ट्रैटेजी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, उसका लिंक आप मुझसे टेलीग्राम पे ले लेना। वहां पर टेलीग्राम में अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ले लेना। वो यूट्यूब के लेक्चर में मैंने बुक लिस्ट भी शेयर की है आपके साथ। यस, इफ चाइना ने ये इंटेंशनली किया है देन इट वाज बायोलॉजिकल टेररिज्म, डेफिनेटली। अभिषेक, क्लियर? अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताइए। नोट्स आप पढ़ लेंगे खुद से, है ना, नोट्स तो आप पढ़ लेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें न्यूक्लियर अटैक करना है तो हम रिटेलिएशन में ही करेंगे, है ना, रिटेलिएशन में ही करेंगे। और रिटेलिएशन में जब हम करेंगे ऐसा न्यूक्लियर अटैक, तो दैट विल बी ऑर्डर्ड बाय हुम। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमें ऑर्डर कौन देगा कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? हु इज द वन हु हैज अथॉरिटी टू ऑर्डर न्यूक्लियर अटैक? तो यहां पे इट शुड बी डन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप। जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे उनके पास वास्तविकता में ये पावर होगी कि वो अनाउंस करेंगे या वो डिसाइड करेंगे कि हम रिटेलिएटरी अटैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक बॉडी है, उसकी एडवाइस पे प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, क्लियर? एक और चीज आप याद रख सकते हैं, एक पॉइंट मुझे दिख रहा है विच आई शुड टेल यू ऑल। 1974 में, अभी इसको और मैं समझाती हूं, 1974 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डन बाय समवन, वैसे आपको पता है, डन बाय समवन हु वाज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, who was non-permanent member of UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 5 परमानेंट मेंबर है। हमसे पहले जिन पांचों ने की थी वो P5 ही है। हम छठवें देश थे, हम पहले देश थे जो कि परमानेंट मेंबर नहीं थे यूएनएससी के। उसके बाद भी हमने इसको सपोर्ट, हमने इस टेस्ट को कंडक्ट किया। ठीक है, तो रिटेलिएटरी एक्ट्स जो है वो नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक बॉडी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एडवाइस पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी हमारे प्रधानमंत्री ऑर्डर कर सकते हैं अगर कभी भी हमें रिटेलिएटरी अटैक करना है। ठीक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कौन है? ये अथॉरिटी है जो कि कमांड करती है, कंट्रोल करती है, कोई भी डिसीजन है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, उस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो वो ये अथॉरिटी लेती है। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एनसीए। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य हैं और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो काउंसिल्स हैं। ठीक है, कमांड अथॉरिटी में दो काउंसिल्स हैं, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक और कार्यकारी। ठीक है, अब यहां पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो पॉलिटिकल काउंसिल को सलाह देती है। पॉलिटिकल काउंसिल वो सलाह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देती है। ठीक है, प्रधानमंत्री को देती है। 2003 में हमारा जो डॉक्ट्राइन आया था उसमें ये दिया हुआ है। आपको ज्यादा डिटेल से पढ़ना हो पीआईबी की वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हो। क्लियर? पीआईबी की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हो, वहां पे इतनी ही डिटेल दी हुई है जो मैं आपके सामने कॉपी पेस्ट कर करके लेके आई हूं। ठीक है,
न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अथॉरिटी जो कि कमांड करती है कभी भी न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करना है। 2003 में हमारा जो डॉक्ट्राइन आया उसमें कहा गया कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी आपकी आ जाएगी पॉलिटिकल काउंसिल में। पॉलिटिकल काउंसिल कौन है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, दो काउंसिल्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉलिटिकल काउंसिल को यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को सलाह देती है, वो हमारे प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, तभी हम रिटेलिएटरी अटैक कर सकते हैं। क्लियर? न्यूक्लियर ट्रायड क्या है नूर? हमारी कैपेबिलिटी है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब त्रिभुज या त्राई। ठीक है, तीन तरीके से हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने के सक्षम हैं। इट इज अ कैपेबिलिटी, यानी कि जमीन से भी कर सकते हैं, मिसाइल के थ्रू, एयरक्राफ्ट से हवा से भी कर सकते हैं, और सबमरीन से समुद्र के अंदर से भी, जल से भी कर सकते हैं। दैट इज न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है जी, चलिए खत्म करें क्लास को। कोई डाउट है तो बताइए। इंटरेस्टिंग लगा क्लास आज आपको? ओके, इंटरेस्टिंग लगा तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो फिर अब क्या किया जाए? पढ़िएगा दोबारा, फिर लगेगा इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो ओके, जवाब दे दीजिए इसका। वैसे तो बहुत ही आसान है। कौन सी आपकी इसमें से कंट्रीज हैं which among the above are nuclear weapon states as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as NPT? NPT ने इसमें से किसको किसको न्यूक्लियर स्टेट डेजिग्नेट किया है? तो इजराइल को नहीं किया है। ठीक है, इजराइल को नहीं किया है। इजराइल को एनपीटी ने न्यूक्लियर वेपन स्टेट डेजिग्नेट नहीं किया है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। 1 और 2 बचेगा, बट इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां पे 1 और 2 बच रहा है, क्वेश्चन फ्रेम ठीक नहीं हुआ है प्रॉपरली, बट इजराइल को डेजिग्नेट नहीं किया है, तो बचा ही ऑप्शन चाइना फ्रांस, बट आउट ऑफ दीज इट विल बी 1, 2, 3 एंड 5। ओके राइट, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप। होमवर्क है, रिवीजन कीजिएगा सिर्फ, और कुछ आपको होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। कल 1 बजे आपकी क्लास है। आज हमने इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ा है। वी हैव रेड अबाउट द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया, जहां पे हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, डॉक्ट्राइन के एवोल्यूशन पढ़ा, कैसे विकास हुआ, इंडिया के टेस्ट्स के बारे में पढ़ा, 2 टेस्ट हुए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह डेवलप हुए उसके बारे में पढ़ा। क्लियर? 5 are non-members of NPT. I have already told you, no Priyanshi? They are not members of NPT. Okay, got it. आपने ये पूछा they are not members of NPT. So here the thing is this, कि पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने कहा ड्रॉप कर दीजिएगा। इसमें से कौन से कंट्रीज हैं न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनपीटी? ठीक है, एनपीटी ने किसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किया है? तो डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किया है इंडिया और पाकिस्तान को भी, है ना। हालांकि अब आप उस बेसिस पे इसको सही भी कह सकते हो चाइना एंड फ्रांस, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान ने एनपीटी को साइन नहीं किया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी 1 and 2, बट क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ओके, अलॉन्ग विद पाकिस्तान। सो दैट्स व्हाई अगर एनपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हाँ ठीक है, चाइना फ्रांस भी कह सकते हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ इश्यू दिख रहा है मुझे। ओके क्लियर? फाइन, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछो, फ्री हूं मैं, नहीं तो आप क्लास से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं खड़ी हूं आपके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। किसी का कोई डाउट अनअटेंडेड रह गया हो तो आज शाम 6 बजे टेलीग्राम लाइव है।
ठीक है, टेलीग्राम लाइव है PWUGC नेट चैनल पर। टेलीग्राम लाइव है आज शाम 6 बजे। तो आप में से कोई भी टेलीग्राम लाइव में जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइएगा, PWUGC नेट चैनल को सर्च कीजिएगा। ओके, तो चलिए खत्म करते हैं क्लास को। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो एट 1 PM।